Welcome everyone. Today we will discuss about can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बीकर में आइस लें और उसको हीट करें तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद जो आइस होगी वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगी, मतलब आइस का पानी बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो आइस थी, जब हमने उसको हीट किया तो उसने अपनी स्टेट चेंज करी और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने सॉलिड को हीट किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, उनकी जो स्पीड होगी मूव करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जब हम इनको हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगी जब हम सॉलिड को हीट करेंगे। जो पार्टिकल्स होंगे, अब जो पार्टिकल्स पैक्ड थे एक शेप में, जब वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो गई है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। देखिए ये सॉलिड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में, इसने इन पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखा था। जब हमने इसको हीट दी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? ब्रेक हो गई। इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट था वो ब्रेक हो गया और ये जो पार्टिकल्स थे ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट करने लगे। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मूव फ्रीली। उन्होंने क्या किया, पार्टिकल्स ने जो अपनी फिक्स पोजीशन थी उसको छोड़ दिया और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया। और एक स्टेज ऐसी आ गई जब हमने उसको कंटिन्यूसली हीट करते गए तो एक स्टेज ऐसी आ गई जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब आइस मेल्ट होके वाटर बन गया। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करवाएंगे और वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट को बोला जाता है इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। अब जो सॉलिड थे उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। तो जब लिक्विड स्टेट में कोई सॉलिड आएगा तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूज़न। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं फ्यूज़न। जब हमने सॉलिड को मेल्ट किया लिक्विड में तो जो टेम्परेचर था वो सेम रहता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम। तो ये जो हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये हीट कहाँ जाती है? जब हमने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड जो आइस थी, आइस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, पर जो टेम्परेचर था सिस्टम का लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो सेम रहा थ्रू आउट दी प्रोसेस। अब हीट तो हम कॉन्टीन्यूसली दे रहे थे जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा था, तो वो हीट कहाँ जा रही थी जो हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करवा रहे थे। अब जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, पर टेम्परेचर क्या था? सेम था, कांस्टेंट सेम था सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो टेम्परेचर था, ये जो हम हीट दे रहे थे इसका यूज़ हो रहा था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम करने के लिए वो हीट यूज़ हो रही थी। ही आइस ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into the content of the beaker and known as the latent heat of fusion. जैसे जैसे आइस एब्जॉर्ब कर रही थी हीट को, आइस के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो ओवरकम हो रही थी उस हीट से। सो इट इज़ कंसीडर्ड दैट ये जो हीट थी
इसको हम हिडन हीट बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ हाइड हो रही थी, जो कंटेंट था बीकर के अंदर, जो आइस थी उसमें एब्जॉर्ब हो रही थी, तो इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। जब हम आइस को हीट कर रहे थे तो जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी आइस के पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम करने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हीट यूज़ होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे उन पर कम एनर्जी होगी। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, जब हमने आइस को हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस, जो आइस है उसको जब हमने हीट किया उसको हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में। तो ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुई है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि आइस ने एब्जॉर्ब करी ना जो हीट थी। तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर होगा उसके पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस होगी उसमें लेस होगी एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा। जब हम वाटर को कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो इतनी वीक हो जाएंगी कि जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे हर डायरेक्शन में। ये जो हीट थी इसने क्या किया, अब जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी वो ब्रेक हो गया। हीट ने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, तो इससे जो वाटर था वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में या फिर वेपर्स में। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक बल्क फिनोमेना होता है। मीन्स लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उन सब ने हीट एनर्जी को गेन किया और वो गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में चेंज होने स्टार्ट हो गए। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the 1 kg liquid into the gaseous state at the atmospheric pressure। मतलब 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Similarly, particles of water vapors have more energy as compared to particles of water। पार्टिकल्स ऑफ वाटर को जब हमने हीट किया तो वो चले गए वेपर स्टेट में। तो ये जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं इससे जो है जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रही है और वो वेपर स्टेट में जा रहे हैं या फिर गैसियस स्टेट में जा रहे हैं। इसलिए जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो ऑलवेज मोर होती है हीट ऑफ फ्यूजन से। This is because particles in the steam or vapor state have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। देखिए जब सॉलिड को हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में और जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो जाएगा गैसियस स्टेट में। जब गैसेस को हम कूल करेंगे तो वो जाएंगे लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करेंगे तो वो जाएंगे सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जांपल
आइस है, आइस को हम मेल्ट करेंगे, उसका बनेगा वाटर, और वाटर को जब हम और हीट करेंगे तो वो चल जाएगी वेपर स्टेट में। सिमिलरली जब हम वेपर्स को ठंडा करेंगे तो उसकी बन जाएगी फिर से लिक्विड, और लिक्विड को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो उसका बन जाएगा सॉलिड। नेक्स्ट इज़ सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स gets directly converted into gaseous state without going into liquid state. This process is known as sublimation. और इसका जो अपोजिट होता है, जिसमें जो गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं सॉलिड स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज़ नोन एज डिपोजिशन। गैसेस जब डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएंगी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना ही, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। अगर हम एक बार रिवाइज करें, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगी उसको बोलेंगे फ्यूज़न, लिक्विड जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, और गैसेस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट उसको बोलेंगे डिपोजिशन। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, और जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, जब गैसेस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। और सॉलिड जब डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जब डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस होने की कैपेबिलिटी, जो कि गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। गैसेस को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में जाते हैं, और लिक्विड को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में जाएंगे। कंप्रेस मीन्स उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना। अगर हम एक सिलेंडर में कोई मैटर लें, कोई गैस लें, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दें और उसको प्रेस करना स्टार्ट करें, तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे उस मैटर के, उस गैस के, वो क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। पार्टिकल्स हैं, जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये फिर बिल्कुल एक साथ क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे से मतलब चिपक जाएंगे। इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जो गैसेस होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, और सॉलिड के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर नेग्लिजिबल स्पेस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर जब स्टोर किया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं गैसेस स्टेट में दूर दूर होंगे, जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो नज़दीक आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। गैसियस जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे ड्राई आइस भी बोला जाता है। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमने हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया था, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया था, जब उससे हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे और प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक पहुंचेगा तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है। यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों ही डिटरमाइन करते हैं मैटर की कौन सी स्टेट होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर जब हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं।